प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने के बारे में पढ़ा। अब हम आज प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, गति के बारे में आपने अध्ययन किया है कि जैसा कि आपने पढ़ा कि जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किसी समतल में गति। समतल का मतलब जब कोई वस्तु जो है किन्हीं दो अक्षों पर गति कर रही हो, जैसे x और y अक्ष या y तथा z अक्षों या फिर z अथवा x अक्षों। तो इस तल में यदि कोई वस्तु गति करती है तो हम कहते हैं कि वस्तु की गति जो है वह एक समतल में हो रही है। तो हम एक समतल में गति में पढ़ेंगे प्रक्षेप गति के बारे में। बच्चों, आपने पढ़ा है कि जो समतल में गति है यह एक द्विविमीय गति है, और द्विविमीय गति के अंतर्गत एक उदाहरण आप पढ़ेंगे इसका प्रक्षेप गति, या फिर आप पढ़ेंगे वृत्तीय गति। तो इसमें जो हमारी ये समतल में गति है इसका एक उदाहरण है प्रक्षेप गति, और इसी प्रक्षेप गति के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने देखा कि जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है या ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो आप देखते हैं कि जब किसी वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह जिस मार्ग से जाती है उसी अपने ही मार्ग से वापस लौट आती है, यानी उसका जो पथ होता है वह एक सरल रेखीय होता है। लेकिन अगर हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में प्रक्षेपित करें, यानी वह जो है क्षैतिज तल से लंबवत न जाकर के 90 डिग्री के एंगल पर न प्रक्षेपित करके हम उसे किसी भिन्न कोण से जो है प्रक्षेपित कर रहे हों, तो हम देखेंगे कि वह जो है एक सरल रेखा में न जाकर के वह जो है एक वक्राकार मार्ग पर गति करती है। तो ऐसी गति जो होती है हमारी, उसे हम कहते हैं प्रक्षेप गति, या आप इसी को डिफिनीशन के रूप में कहते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो ऐसी गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं, तथा फेंके गए पिंड को हम प्रक्षेप पिंड या प्रक्षेप कण के नाम से जानते हैं। तथा जिस मार्ग से होकर के कण गमन करता है या गुजरता है उस पथ को हम कहते हैं प्रक्षेप पथ। तो ये बच्चों प्रक्षेप गति है, जिसमें जो है हम किसी भी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में प्रक्षेपित करते हैं। बच्चों, जब हम किसी भी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में प्रक्षेपित करते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि इसके दो अक्ष परिवर्तित होते हैं। जैसे अगर हम चित्र बनाएं कि मान लिया ये आपका जो है एक x अक्ष है, एक y अक्ष, ये आपका मूल बिंदु, तो ये हमारा कहलाएगा xy का तल। ये जो हमारा है, ये यहाँ से यहाँ तक जो तल हमें मिल रहा है ये कहलाएगा हमारा xy तल। अब बच्चों, अगर हम कहें कि यहाँ से किसी कोण थीटा पर कोई एक कण प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेपित किया जाता है, प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेपित किया जाता है, मान लिया इसका कोण जो है ये थीटा, तो यह जो फेंका गया कण है हमारा इसे कहेंगे हम प्रक्षेप कण। यानी जो कण इस मार्ग से होकर के जा रहा है वह कण कहलाएगा हमारा प्रक्षेप कण। और इसकी गति जो है, इस तरह की जो गति होती है उसे कहते हैं प्रक्षेप गति। और जिस मार्ग से यह होकर के जाता है, मान लीजिए ये O है, यहाँ पर मान लिया कोई बिंदु A है और ये B है, तो ये जो आपका मार्ग है OAB, यह मार्ग कहलाएगा हमारा प्रक्षेप पथ। यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि जब कोई कण जो है ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका गया
तो इसमें इसके दो अक्ष एक साथ परिवर्तित होते हैं। जैसे यहाँ मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर दोनों अक्षों की जो स्थिति है वह क्या है, मूल बिंदु पर है, यानी दोनों अक्षों के लिए यहाँ पर शून्य है। लेकिन जब कण यहाँ पर अगर हम देखें बिंदु ए पर मान लीजिए पहुंच गया, तो बिंदु ए पर आप देख रहे हैं कि जब ये कण बिंदु ए पर पहुंचा तो यहाँ से आप देखेंगे कि यह जो है इतनी दूरी x अक्ष पर तय कर चुका है, ये इतनी दूरी जो है x अक्ष पर तय कर चुका, और यहाँ से देखेंगे इतनी दूरी क्या y अक्ष पर तय कर चुका। तो इसके समय अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे ये कण जो है इतनी दूरी x अक्ष पर, इतनी दूरी फिर क्या है y अक्ष पर, अर्थात समय के साथ इसके दोनों अक्ष क्या है परिवर्तित होते रहते हैं, और यह जो है गुरुत्व के अधीन जो है गति करता है। अब बच्चों अगर हम देखें तो जब कण जो है u प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया गया, इसमें जो है दोनों अक्ष इसके परिवर्तित हो रहे हैं। अगर हम x अक्ष की बात करें तो x अक्ष इसका कितना परिवर्तित हो रहा है, y अक्ष कितना इसका परिवर्तित हो रहा है। इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से जो हमारा कण प्रक्षेपित किया गया u वेग से, इसको अगर हम वियोजित कर दें, जैसा कि आपने वेक्टर वियोजन में पढ़ा है कि अगर हम इसे मान लें कि मान लिया ये जो है प्रारंभिक वेग u और ये कोण थीटा है, तो इसे हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक इसका जो है क्षैतिज घटक जिसको आप लिखते हैं क्या u cos थीटा, और दूसरा इसका आपको मिल जाएगा ऊर्ध्व घटक जिसको आप लिखते हैं u sin थीटा। बच्चों जब हमने वेक्टर वियोजन पढ़ा था तो आपने देखा था उसमें क्षैतिज घटक को ux के द्वारा और ऊर्ध्व घटक को uy के द्वारा लिखा गया था वियोजन के पश्चात। तो इसी को ux भी लिखा जा सकता है, माने यह जो है क्षैतिज घटक को बताएगा, और u sin थीटा को uy लिखा जा सकता है या ऊर्ध्व घटक को बताएगा। तो यहाँ से जो है इसे दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। इसका एक जो है आपको मिल जाएगा क्षैतिज घटक ux बराबर क्या u cos थीटा, और दूसरा घटक मिल जाएगा ऊर्ध्व घटक जिसको आप लिखते हैं uy से, uy बराबर लिखा जाएगा u sin थीटा। तो इस तरह से इसके दो घटक आपको मिलेंगे। ये दोनों घटक जो इसके क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक, ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब बच्चों कि न तो ये क्षैतिज घटक है या ऊर्ध्व घटक पर निर्भर है, और न ये जिसका जो ऊर्ध्व घटक है ये क्षैतिज घटक पर निर्भर है। दोनों अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, दोनों अपने अनुसार जो है बदलते रहते हैं। अगर हम इसके क्षैतिज घटक की बात करें तो क्षैतिज घटक पे यदि वस्तु गतिमान है, यानी इसका जो क्षैतिज घटक है, तो इसके लिए गुरुत्वीय त्वरण g का जो मान हमारा होता है यह जो है शून्य होता है, इस पर कोई भी गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगता है। और जो इसका ऊर्ध्व घटक है, यानी जिसके कारण यह वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में जाती है, उसके लिए जो इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, आप जानते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लगता है, जिसे हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि यदि किसी तल की ऊंचाई से दो वस्तुएं, एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर सफलतापूर्वक छोड़ी जाए और दूसरी जो है क्षैतिज दिशा में फेंकी जाए, तो हम देखेंगे कि दोनों वस्तुएं पृथ्वी तल पर एक साथ पहुंचती हैं। इसमें देखते हैं कि जब दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी तल पर पहुंच रही हैं, जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गई उस पर गुरुत्वीय त्वरण g लग रहा था, जो क्षैतिज तल में जा रही है उस पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होता है, नियत बना रहता है, जिसके कारण वह केवल ऊर्ध्व दिशा में ही गति करती है, यानी ऊर्ध्वाधर क्षैतिज तल पर उस पर कोई भी त्वरण कार्य नहीं करता रहता है। तो इस तरह से इसमें जो क्षैतिज घटक है इस पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो है शून्य होता है, और जो ऊर्ध्व घटक है इसके लिए जो है गुरुत्वीय त्वरण g कार्य करता है। आइए अब यहाँ से जो है हम वेक्टर वियोजन करके ux और uy घटक तो निकाल लिए। अब देखते हैं कि इसका पथ कैसा होगा। हमने आपको बताया कि जिस पथ से कण जा रहा है उसे कहेंगे प्रक्षेप पथ, और प्रक्षेप का पथ कैसा होगा
इसका हम मान ज्ञात कर लेते हैं कि कैसे कहेंगे कि ये पद किस प्रकार का प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए हम प्रक्षेप पद की बात करेंगे। तो किसी भी कण का पद कैसा होगा, तो इसके लिए आपने देखा कि यहाँ पर इसके दो घटक मिल गए, एक u cos थीटा और दूसरा जो है u sin थीटा। मान लिया किसी क्षण जो है कण की स्थिति जो है वह बिंदु P पर है। हमने मान लिया किसी क्षण जो u वेग से फेंका गया कण उसकी स्थिति बिंदु P पर है, जहां पर इसका वेग जो है परिवर्तित होकर के v हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके दो घटक प्राप्त कर सकते हैं, एक v cos थीटा क्षैतिज घटक और दूसरा जो है ये कोण थीटा होगा और ये जो है इसका ऊर्ध्व घटक v sin थीटा। v cos थीटा जो होगा उसका मान जो है v cos थीटा इसका मान जो है क्षैतिज घटक के बराबर और v sin थीटा इसका मान जो है ऊर्ध्व घटक के बराबर। अब यहाँ से हम देखें कि अगर कोई कण जो है u प्रारंभिक वेग से फेंका गया तो u cos थीटा बराबर ux के, और मान लिया इसको बिंदु P तक पहुंचने में t समय लगता है, तो क्षैतिज घटक का मान या क्षैतिज कितना क्षैतिज विस्थापन तय करेगा। तो आप लिख सकते हैं कि क्षैतिज विस्थापन x, क्षैतिज विस्थापन x अक्ष पर हो रहा है तो x से हम दर्शा देते हैं x बराबर। अब गति का समीकरण लगा दें क्षैतिज विस्थापन के लिए। इसके लिए जो है क्षैतिज दिशा में जो विस्थापन हो रहा है, हमने कहा कि इसमें दो घटक हैं, एक क्षैतिज घटक है जो इसको क्षैतिज दिशा में गति कराता है, दूसरा ऊर्ध्व घटक है जिसे ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कराता है। तो यहाँ पर क्षैतिज विस्थापन हमने x से लिख दिया, तो x बराबर आप लिख सकते हैं क्या, गति के द्वितीय समीकरण से। गति का द्वितीय समीकरण आप लिखेंगे तो आप लिखते हैं s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा क्या, ux t प्लस हाफ gt स्क्वायर। हमने अभी बताया कि क्षैतिज के लिए g का मान क्या है, शून्य है, इस पर कोई नियत ध्रुवीकरण शून्य है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये मिलेगा आपको ux, और ux का मान होता है किसके बराबर, u cos थीटा के, तो इसको लिखा जा सकता है u cos थीटा इंटू t के, यही बराबर क्या है x। इसको मान लेते हैं ये आपका इक्वेशन 1 है। इसी तरह से ऊर्ध्व घटक निकाल, ऊर्ध्व विस्थापन निकाल लीजिए कि कोई भी कण जो है कितना ऊर्ध्व विस्थापन बिंदु P तक पहुंचने में लेगा। तो ऊर्ध्व विस्थापन का मान आप लिखेंगे ऊर्ध्व विस्थापन y बराबर ui इंटू टी। जब आप क्षैतिज घटक लिए तो ux लिखे, अब ऊर्ध्व घटक लेंगे तो ऊर्ध्व घटक का मान क्या है, ui, जिसको आप u sin थीटा लिखते हैं, ui। कण ऊपर की दिशा में गतिमान है, ऊपर जा रहा है तो त्वरण g लगेगा और उसके लिए समीकरण का मान होता है माइनस gt स्क्वायर, हो जाएगा माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दें, ui का मान किसके बराबर, u sin थीटा के इंटू t और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 से हम यहाँ पर t की वैल्यू रख दें, यहाँ से t बराबर लिखा जा सकता है क्या, x y u cos थीटा। इसको अगर इक्वेशन 1 से लिखें इसको लिख सकते हैं t बराबर x y u cos थीटा। तो u cos थीटा, यहाँ से t की वैल्यू लेते हैं, मिल जाएगा u sin थीटा इंटू x y u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, t की वैल्यू x y u cos थीटा का। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा u से कट जाएगा, sin थीटा बाई tan थीटा, ये हो जाएगा कितना, sin थीटा बाई cos थीटा बराबर tan थीटा इंटू x
-1/2 g x² अपान u² cos² थीटा, या मिला था y बराबर tan थीटा इंटू x -1/2 g बाई u² cos² थीटा इंटू x। ये आपको मिल गया। यहां पर देखिए tan थीटा स्पष्ट किया है, थीटा क्या है, प्रक्षेपित किया गया कोण है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू नियत होगी तो tan थीटा का मान क्या होगा, नियत मिले, कांस्टेंट वैल्यू। फिर 1/2 कांस्टेंट है, g ग्रेविटेशन है, कांस्टेंट है, u माने फेंका गया प्रारंभिक वेग है, u प्रारंभिक वेग से आपने फेंका, ये भी कांस्टेंट। cos थीटा कोण का मान नियत है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, नियत हो जाएगी, यानी ये एक कांस्टेंट के रूप में हमको मिलता है। यहाँ पर tan थीटा कांस्टेंट के रूप में। यह इक्वेशन अगर हम देखें तो यह परवलय के समीकरण y बराबर ax - bx² के रूप का, जहाँ पर a के स्थान पर tan थीटा है x और फिर b के स्थान पर क्या है 1/2 g/u² cos², दोनों कांस्टेंट के रूप में है। यहाँ पर a और b कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पर भी ये दोनों कांस्टेंट के रूप में x और x² के पद में ऐसे, तो यह परवलय के समीकरण ax - bx² के रूप का है। तो इस समीकरण को हम कह सकते हैं क्या, यह जो अगर परवलय के समीकरण के रूप का आपको मिल रहा है तो ये जो इसका आपका पथ है जिससे जो है कोई भी प्रक्षेपित कण गमन कर रहा है, तो इस पथ को कहा जा सकता है कि यह जो पथ है वह परवलय के समीकरण के रूप का है। अतः प्रक्षेप का जो पथ हमारा होगा यह पथ कैसा होगा, परवलय के आकार का होगा। तो प्रक्षेप का पथ जो होगा वह परवलयाकार होगा। आइए देखते हैं इसमें इसका उड्डयन काल क्या होगा। बच्चों, उड्डयन काल का मतलब कि इसके संपूर्ण उड़ान में लगा हुआ समय। उड़ान का मतलब जब कण बिंदु O से प्रक्षेपित किया गया और प्रक्षेपित करने के पश्चात यह जो है बिंदु A से होते हुए बिंदु B पर जब यहाँ पृथ्वी तल पर टकराया, तो इसके द्वारा O से B तक पहुंचने में जो लिया गया समय है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड या इसका उड्डयन काल। या इसी को लिखते हैं टाइम पीरियड। तो किसी भी प्रक्षेपित कण द्वारा अपने संपूर्ण उड़ान में लिया गया समय कण का उड्डयन काल कहलाता है, जिसको हम कैपिटल T से दर्शाते हैं, टोटल टाइम। तो उड्डयन काल अगर हमको निकालना है तो हम मान लिया किसी समय स्मॉल t में कण बिंदु A पर है, तो जब यह अपने उच्चतम बिंदु A पर होगा तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कण का जो उच्चतम बिंदु A है यहाँ पर इसके वेग का मान जो है घट करके क्षणिक शून्य हो जाता है। तो यहाँ से u वेग से फेंका गया, A पर पहुंचने पर इसका वेग क्षणिक शून्य होता है, फिर यह जो है नीचे की ओर गतिमान हो जाता है और इसका वेग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बिंदु B पर यह उसी वेग से पहुंचता है जिस वेग से यहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। तो अगर हम कहते हैं कि मान लिया कण O से A तक पहुंचने में t समय लेता है तथा उच्चतम बिंदु पर कण का वेग जो होगा वह शून्य होगा, तो आप गति के प्रथम समीकरण से लिख सकते हैं v बराबर u प्लस gt। गति का समीकरण गुरुत्व के अधीन, तो v का मान अगर 0 और u का मान क्या हो, उच्चतम बिंदु A के लिए ऊर्ध्वाधर लिया गया है, ये हो जाएगा कितना uy माने u sin थीटा प्लस ऊपर की ओर गतिमान है तो g का मान यहाँ पर ऋणात्मक लेंगे, ये हो जाएगा -g × t।
या इसी को लिख सकते हैं क्या, GT बराबर U साइन थीटा, या T बराबर U साइन थीटा बाई G। तो ये आपको समय का मान मिल गया कि जब कण जो है O से A तक पहुंचा तो इसके लिए समय T का मान कितना है, U साइन थीटा बाई G। अब जितने समय में कण O से A तक पहुंचेगा, यहाँ पर क्षणिक इसका वेग 0 होगा, पुनः यह नीचे की ओर गतिमान होगा और उतने ही समय T में यह जो है फिर बिंदु B तक पहुंचेगा। तो इसका कुल समय कितना हो गया, T का मान आपने यहाँ निकाल लिया, कितना समय T है, और फिर A से B तक पहुंचने में ही उतना समय लेगा, ठीक है। तो इसका संपूर्ण समय निकाल लीजिए। तो संपूर्ण समय यानी इसका उड्डयन काल T आएगा, और T का मान क्या होगा, O से A तक समय प्लस A से B तक का। तो O से A तक अगर आपने माना है, O से A तक स्मॉल t समय लिया, तो O से स्मॉल A तक स्मॉल t समय, और उतना ही समय A से B तक लेगा। ये हो जाएगा क्या, स्मॉल t प्लस t, और बराबर हो जाएगा। तो कैपिटल T का मान आया, कैपिटल T बराबर 2 इंटू स्मॉल t, और स्मॉल t की वैल्यू आप निकालें क्या, U साइन थीटा बाई G के। यहाँ लिखा गया स्मॉल t बराबर U साइन थीटा बाई G के। तो इसका मान रख देंगे, हो जाएगा 2U साइन थीटा बाई G। तो किसी भी कण के लिए उड्डयन काल T बराबर होता है 2U साइन थीटा बाई। ये जो है किसी भी कण के द्वारा O से B तक यानी प्रक्षेपण बिंदु से पृथ्वी तल तक यानी पृथ्वी से टकराने तक लिया गया समय का मान है T बराबर 2U साइन थीटा बाई G। आइए देखते हैं कि अगर कोई कण थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया गया तो यह कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। जैसे यहाँ पर दर्शाया गया कि बिंदु A तक पहुंचता है, तो यह ऊंचाई कितनी होगी, इसका मान कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि कोई कण 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 अंश के कोण पर क्षैतिज से प्रक्षेपित किया गया, तो यह कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो इसके लिए हम महत्तम ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट, जब हम अधिकतम ऊंचाई निकालते हैं तो अधिकतम ऊंचाई बिंदु A तक पहुंचने के लिए इसमें क्षैतिज घटक का मान क्या है, क्षैतिज घटक का कोई रोल नहीं, या अधिकतम ऊंचाई पर। तो अधिकतम ऊंचाई याद करने के लिए इसकी UX घटक माने जो क्षैतिज घटक होगा उसका मान क्या लिया जाएगा, 0 ले लेंगे, क्योंकि हम क्षैतिज घटक की बात नहीं बल्कि क्या ऊर्ध्व घटक की बात कर रहे हैं। तो जब हम इसके ऊर्ध्व घटक का मान निकालते हैं कि यह कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, तो किसी भी कण द्वारा अपने प्रक्षेपण समय में प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कण की महत्तम ऊंचाई कहलाती है, जिसको हम कैपिटल H से दर्शाते हैं। तो कैपिटल H का मान यहाँ से हम निकालेंगे कि यह कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम जानते हैं इसका ऊर्ध्व घटक UI बराबर आप लिखते हैं क्या, U साइन थीटा, और गुरुत्वीय त्वरण G का मान जो है, गुरुत्वीय त्वरण G वो ऋणात्मक होगा क्योंकि कण जो है ऊपर की ओर गतिमान है, यानी गुरुत्वीय त्वरण G होगा वो ऋणात्मक होगा। -G लिया जाएगा, तथा जब यह कण उच्चतम बिंदु A पर पहुंचेगा तो इसका जो अंतिम वेग होगा V का मान जो है वह
शून्य हो जाएगा। उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तो क्षण की इसका वेग शून्य, माने अंतिम वेग जो है इसका शून्य होगा। अब हम यहाँ पर गति के समीकरण का उपयोग करते हैं। तीसरा समीकरण v² बराबर u² माइनस 2gh। देखिए हमने यहाँ पर जो प्लस 2gh होता है माइनस 2gh लिख दिया। अब यहाँ पर g का मान ऋणात्मक नहीं लिखा है। अगर इसको हम प्लस लिखेंगे तब यहाँ पर g का मान माइनस में रहेगा ना। तो अगर हम प्लस इसको मान रहे हैं तो ये v का मान क्या है शून्य, तो शून्य का स्क्वायर करेंगे शून्य इक्वल टू u का मान है uy, और uy की वैल्यू क्या u साइन थीटा, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये g का मान ऋणात्मक रखेंगे तो हो जाएगा माइनस 2g। h के स्थान पर मैक्सिमम हाइट हम कैपिटल h से दर्शाते हैं तो इसको लिखेंगे कैपिटल H, या इसको लिखा जा सकता है 2g कैपिटल H इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा, या कैपिटल H यानी महत्तम ऊंचाई h बराबर आपको मिल जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आपको जो है अधिकतम ऊंचाई के लिए फार्मूला मिल गया। इसी तरह से अगर हम कहें कि कण द्वारा लिया गया क्षैतिज परास क्या है, यानी कण द्वारा तय की गई कुल क्षैतिज दूरी। आपने देखा कण कितने समय में पृथ्वी तल पर टकरा रहा है, कितनी ऊंचाई पर जाएगा अगर किसी कोण से फेंका जाए किसी प्रारंभिक वेग से। अब हम कहते हैं कि कण कितनी दूरी पर जाकर के गिरेगा, कितनी रेंज वो जो है तय करेगा, जिसको कहते हैं इसकी मैक्सिमम दूरी, क्षैतिज दूरी, या इसी को कहते हैं क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो क्षैतिज परास का मान हम अगर ज्ञात करें तो किसी भी कण द्वारा प्रक्षेपण बिंदु से पृथ्वी तल तक टकराने में जो क्षैतिज दूरी तय की जाती है वही कण का क्षैतिज परास कहलाता है, जिसको रेंज r से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसकी क्षैतिज दूरी की बात करते हैं तो क्षैतिज दूरी के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्षैतिज दूरी जो है वह हमारी क्षैतिज वेग और इसके द्वारा लिए गए कुल समय के गुणनफल के बराबर। क्षैतिज दूरी याद कर रहे हैं तो आप लिखते हैं क्या, क्षैतिज दूरी बराबर या क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग गुणे इसके द्वारा O से B तक टकराने में लिया गया समय, माने इसका उद्यम काल। अब आप जानते हैं क्षैतिज में क्या, क्षैतिज दूरी का कोई घटक नहीं इसमें लिया जाएगा, क्योंकि क्षैतिज दूरी तो क्षैतिज घटक को हम u cos थीटा से लिखते हैं, तो क्षैतिज वेग इसको हो जाएगा u cos थीटा इनटू उड्डयन काल। उड्डयन काल माने संपूर्ण समय में लिया गया समय t, और t का मान आप निकालेंगे 2u sin थीटा बाई g, ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाई g। या इसी को लिख सकते हैं u का मल्टीप्लाई u से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। या इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। u का मल्टीप्लिकेशन u से कर दिया u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। और आप जानते हैं क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू साइन 2 थीटा। ये हो जाएगा क्षैतिज परास r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या लिख लेंगे, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ये त्रिकोणमिति से लिखा। तो इस तरह से इसकी मैक्सिमम रेंज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि यह कितनी दूरी पर जाकर के गिरे।
तो इस तरह से किसी भी कण को अगर u प्रारंभिक वेग और थीटा कोण से प्रक्षेपित किया जाए तो उसके लिए अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, वह कितनी दूरी पर जाकर के गिरेगा पृथ्वी तल पर, और उसके द्वारा कितना समय लिया जाएगा, यानी वह पृथ्वी तल से पुनः कितने समय बाद टकराएगा, इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों, इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी हैं। आवश्यक शर्त क्या है इसको देखते हैं कि प्रक्षेप का पथ अगर परवलय के आकार का होगा तो उसके लिए जो है आवश्यक शर्तें हैं, जैसे कि प्रक्षेपित पिंड जो है वह पृथ्वी तल से अधिक ऊंचाई से न प्रक्षेपित किया जाए, क्योंकि जब अधिक ऊंचाई से हम प्रक्षेपित करेंगे तो इसके लिए जो g का मान होता है, उसके त्वरण g का मान, यह जो आप पढ़ें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बदल जाता है, घट जाता है इसका मान, तो जिससे जो है प्रक्षेप का पथ परवलयाकार नहीं होगा। और जब ये प्रक्षेप का पथ परवलयाकार नहीं होगा तो इसके लिए ये शर्तें भी लागू नहीं होंगी। तो इसके लिए जो है कि प्रक्षेपित पिंड जो है वह बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए, तथा इसके लिए जो है वेग का मान अत्यधिक नहीं होना चाहिए। वेग का मान बहुत अत्यधिक होने पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो है वो बदल जाता है। और इसके लिए जो है हम वायु का प्रतिरोध जो है वो नगण्य मानते हैं, क्योंकि वायु का प्रतिरोध भी होता है जो इस पर जो है अपोजिट प्रत्यानयन फोर्स जो है आरोपित करता रहता है। तो इसके लिए हम जो वायु का प्रतिरोध है उसे नगण्य मानते हैं। प्रक्षेपित पिंड जो है वो पृथ्वी तल से अत्यधिक ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए और इसका वेग भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इसका उपयोग कहाँ है बच्चों? इसका उपयोग प्रक्षेप का उपयोग यानी प्रक्षेप गति का उपयोग हम जैसे आप स्पोर्ट में देखते हैं कि भाला फेंकते हैं या फिर डिस्क फेंकते हैं, इसके लिए अगर या ऊंची कूद है, लंबी कूद है, इसमें जो है हम किस कोण पर अगर हम प्रक्षेप कूदें, यानी अधिकतम दूरी आपको रेंज कम मिलेगी जब यहां से थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसका मान हम निकाल लेंगे। इसका मान जो है अगर हम देखें तो थीटा का मान अधिकतम कब होगा, जब थीटा बराबर 45 अंश हो, 90 अंश का मान 1, तो अधिकतम रेंज प्राप्त करने के लिए थीटा का मान क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। और ऊंचाई अधिकतम हाइट का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, अधिकतम ऊंचाई किस कोण पर यहाँ से कूदा जाए। तो इसका उपयोग जो है लंबी कूद में या फिर जो है ऊंची कूद में या फिर भाला फेंकने में या फिर डिस्क फेंकने में, तो इन जगहों पर जो है इसका उपयोग किया जाता है स्पोर्ट में। वहीं पर इसका उपयोग युद्ध के समय गोला दागने में, जैसे मिसाइलों से गोले दागे जाते हैं, तो अगर वो दागे जा रहे हैं तो किस कोण पर दागे जाए कि वह मैक्सिमम रेंज अरेंज कर लें, या जिस बिंदु पर हमको उसको गिराना है उस बिंदु पर पहुंचे, उसके लिए कोण का मान क्या होगा, उसका वेग क्या होना चाहिए। तो युद्ध में जो है इसका प्रयोग किया जाता है या विमान द्वारा बम गिराने में। तो इस तरह से जो है ये हम विभिन्न स्थानों पर प्रक्षेप गति का उपयोग करते हैं, बंदूक से गोली दागने में। तो ये जो है इसके प्रक्षेप गति के विभिन्न उदाहरण हैं, जैसे आपको बताया गया कि दौड़ खेल में और फिर युद्ध में या फिर जो है बंदूक से गोली दागने में। तो इस तरह से हम ये जो हमारा प्रक्षेप गति है इसके बारे में ये आपसे इससे संबंधित कुछ चीजें थी, आप इसके बारे में पढ़ें और जो समस्याएं हैं उसको शेयर करें।